हेलो एंड वेलकम बैक टू माइक्रोबियल कंसेप्ट्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्लाज्मिड आइसोलेशन या फिर प्लाज्मिड एक्सट्रैक्शन का प्रैक्टिकल। ओके, तो यहाँ पे हम कंसेप्ट ऑफ प्लाज्मिड, उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ इन रिएजेंट या फिर किसी केमिकल का क्या रोल होता है, क्यों हम यूज़ करते हैं, ये सब देखने वाले हैं। और साथ ही में सबसे आखिर में हम कुछ वाइवा क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो ये भी वीडियो हमारा हिंदी में होने वाला है, हमारे हिंदी सीरीज में आपको प्लेलिस्ट में भी ये देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लाज्मिड। ठीक है, क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा है हमारे डीएनए के अलावा। ओके, तो ये उतना ही इम्पोर्टेंट है बैक्टीरिया में। तो प्लाज्मिड इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंटिटी। देखो, इट इज समथिंग एक्स्ट्रा। ओके, हमारे क्रोमोसोमल डीएनए से कुछ ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। विच कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, यानी ये खुद, जो प्लाज्मिड है ये खुद अपना अपना काम सब खुद कर लेता है। ओके, ऐसा आप याद रख लो, इसका जो रेप्लिकेशन है ये खुद करता है। ओके, उसके बाद ये कैसा है, दिखने में बहुत छोटे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, एंड इट इज यूज्ड एज अ कैरियर और वेक्टर्स। आप वेक्टर्स के थ्योरी वाले पार्ट में भी प्लाज्मिड आप पढ़ सकते हो। ठीक है, या फिर आपको पढ़ाया जाता ही है। देन वाई टू एक्सट्रैक्ट, अभी ये हमें क्यों पढ़ना है, क्यों हमें इनका आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन करना है। तो प्लाज्मिड जो है वो बहुत क्रूशियल यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। ओके, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। क्या कि उनके ऊपर जो जीन्स है, ओके, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का एक जीन है, वो बहुत कॉमनली देखने मिलता है किसी ना किसी प्लाज्मिड में। ओके, तो वो हम स्टडी कर सकते हैं। या फिर दे आर यूजफुल इन क्लोनिंग, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि एज अ कैरियर या फिर एज अ वेक्टर भी प्लाज्मिड्स को हम यूज करते हैं। तो क्लोनिंग में हो गया या फिर डीएनए सिक्वेंसिंग में हो गया। तो ट्रांसडक्शन ट्रांसपेक्शन वाला जो कंसेप्ट है उसमें भी हमें प्लाज्मिड्स पढ़ने मिलते हैं। ओके, उसके बाद जीन थेरेपी है, तो ये कुछ उनके एप्लीकेशंस है या फिर कुछ इम्पोर्टेंट उनके पास, मतलब प्लाज्मिड के पास कुछ इम्पोर्टेंट जीन्स है जो हमें स्टडी करने। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम यूज कर सकते हैं या फिर उनको स्टडी करके हमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और वो हम किसी और कंसेप्ट में या फिर किसी ट्रीटमेंट में, किसी बीमारी के ट्रीटमेंट में वगैरह हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा सब कुछ है प्लाज्मिड्स के बारे में जो हमें पढ़ना है, इसलिए हमें उनको पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो दे कैरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन्स विच कैन बी क्लिनिकली विच कैन बी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए हमें उनको एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मिनी प्रेप, मिडी प्रेप आइसोलेशन, ये आपको ऐसे कुछ बुक में, सैम्ब्रो केटाल के बुक में आपको ये देखने मिलेगा। ओके, तो मिनी प्रेप यानी स्मॉल स्केल में हमें अभी हम यहाँ पे जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो स्मॉल स्केल आइसोलेशन होने वाला है, इसलिए उसका नाम मिनी प्रेप आइसोलेशन ऐसे दिया है। ठीक है, सो ये जो प्रोटोकॉल है वो बस हमें स्मॉल स्केल पे प्लाज्मिड को आइसोलेट करने में और बहुत फास्ट आइसोलेट करने में मदद करेगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम मिनी प्रेप बोला है। मिडी प्रेप भी है, यानी थोड़ा ज्यादा स्केल पे हम वहां पे आइसोलेशन कर सकते हैं। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं अल्कलाइन लिसिस विद एसडीएस। ओके, अल्कलाइन लिसिस विद एसडीएस। तो ये प्रोटोकॉल जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, या फिर साइंटिस्ट के नाम क्या है। तो साइंटिस्ट का नाम है ब्रिन बॉयम एंड डोली। ओके, तो इन लोगों ने या फिर इन साइंटिस्ट ने ये पहले इंट्रोड्यूस किया था। तो ये आप, इनका जो रिसर्च आर्टिकल है जो गूगल पे प्रेजेंट है, इजी एक्सेस है, ओपन एक्सेस है यानी, तो आप जाओ और पढ़ो एक बार। बहुत पुराना है इनका रिसर्च आर्टिकल, एक बार जाके पढ़ लीजिए। इनका इंट्रोडक्शन में क्या है, कैसे उन्होंने ये प्रोटोकॉल परफॉर्म किया, क्या उनको रिजल्ट्स मिले, कंक्लूजन क्या था, ये सब आप एक बार देख लो। ठीक है, उसके बाद अभी देखते हैं कि क्या हमें इस प्रोटोकॉल में लगने वाला है। तो सबसे पहला और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्लाज्मिड एम्प्लीफिकेशन के लिए हमें एक एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। अभी प्लाज्मिड एम्प्लीफिकेशन यानी क्या, यानी हमें बहुत सारे कॉपीज प्लाज्मिड के बनाने हैं। क्यों, क्योंकि एक जो बहुत छोटा माइक्रोबियल सेल है उसके अंदर तो एक ही प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, है कि नहीं। तो वो एक प्लाज्मिड हम कैसे आइसोलेट कर पाएंगे, तो हमें बहुत सारे प्लाज्मिड्स के कॉपीज बनाने हैं। ठीक है, तो जो हम कल्चर सस्पेंशन यूज करेंगे, ओके,
वो ऐसा होना चाहिए जो किसी एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडिया में ग्रो किया हो। फॉर एग्जाम्पल क्लोराम्फेनिकोल या फिर टेट्रासाइक्लिन। ठीक है। तो क्या होता है जब ऐसे स्ट्रेस वाले कंडीशन में, अभी एंटीबायोटिक अगर मीडिया में प्रेजेंट है तो वो एक टाइप का स्ट्रेस हो गया बैक्टीरियल सेल के लिए। तो वो उस स्ट्रेस वाले कंडीशन में अभी क्लोराम्फेनिकोल का जो मोड ऑफ एक्शन है वो स्टॉप करता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऐसे स्ट्रेस वाले कंडीशन में जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा, वहां पे क्या होगा, बस ये प्लाज्मिड्स रेप्लिकेट होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि क्लोराम्फेनिकोल का रोल जो है वो क्या है, वो रेप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं करता। क्लोराम्फेनिकोल ओके, प्लाज्मिड जो है वो खुद ब खुद रेप्लिकेट होते रहेंगे, लेकिन उस प्लाज्मिड का कभी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे रोल है क्लोराम्फेनिकोल का, जो हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर प्लाज्मिड एम्प्लीफिकेशन के लिए, यानी हम यहाँ पे बहुत सारे प्लाज्मिड के कॉपीज बना सकते हैं। उसके बाद आता है अल्कलाइन लिसिस सॉल्यूशन 1। अभी इसमें है ग्लूकोज, ट्रिस सीएल एंड ईडीटी। तो अभी यहाँ पे इनके क्या रोल है? तो ग्लूकोज जो है वो मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रिवेंटिंग प्री मैच्योर सेल लिसिस, यानी एकदम से हमने पहला अल्कलाइन लिसिस सॉल्यूशन डाल दिया तो यहाँ पे पहले ही सेल लाइस नहीं होंगे। ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखने के लिए हमने यहाँ पे ग्लूकोज को यूज किया है। उसके बाद ट्रेस सीएल, अभी अभी ट्रेस सीएल क्या है? नथिंग बट ट्रेस एचसीएल का बफर है जिसका पीएच 8 होता है। ठीक है। तो ये आप जब आई आई थिंक ये सैमब्रुक एटाल बुक में है, या ये प्रिपेयर करने के भी मेथड्स है। आप ये जब पढ़ोगे तब आपको ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको ओरली बता रही हूँ। ठीक है। तो ये जो ट्रिस सीएल है, ये एक्चुअली ट्रिस एचसीएल का बफर है जिसका पीएच 8 होता है। ये क्या करता है? ये मेंटेन करता है पीएच स्टेबिलिटी टू प्रोटेक्ट डीएनए। हमें यहाँ पे डीएनए नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? यहाँ पे प्लाज्मिड चाहिए। ठीक है नहीं? तो यहाँ पे इसका ये काम है। उसके बाद ईटीडीए, व्हाट इज ईडीटीए? इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है ईडीटीए का। ठीक है। तो ये क्या करता है? ये चिलेट करता है डाइवैलेंट कैटायंस, ओके, रिक्वायर्ड फॉर डीएनएज एक्टिविटी प्रिवेंटिंग डीएनए डिग्रेडेशन, यानी डीएनए को जो डिग्रेड करते हैं एंजाइम्स, ओके, उनको लगता है कुछ डाइवैलेंट कैटायंस जैसे Mg2+, ओके, 2+ यानी ये हो गए डाइवैलेंट कैटायंस, प्लस है यानी। फिर हो गया Ca2+, ओके। तो ऐसे जो कैटायंस है इन्हें ये पकड़ के रखता है, ओके। ये इजीली अवेलेबल नहीं होते डीएनएज के एक्टिविटी के लिए। डीएनएज ये एंजाइम है जो डीएनए को डिग्रेड करता है। तो अगर ये नहीं मिले उस डीएनएज एंजाइम को, तो वो डीएनए को डिग्रेड ही नहीं करेंगे और हमारा डीएनए वैसे के वैसे बना रहेगा। ठीक है। ये है अल्कलाइन लिसिस 1 का रोल। उसके बाद आता है अल्कलाइन लिसिस 2। इसमें है NaOH एंड SDS। अभी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करता है? ये डीनेचर करता है क्रोमोसोमल एंड प्लाज्मिड डीएनए बाय डिसरप्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी यहाँ पे हम एक्चुअल जो आइसोलेशन का स्टेप है वो यहाँ से स्टार्ट होता है अल्कलाइन लिसिस में, ओके, सेकेंड में। तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है प्लाज्मिड डीएनए के और क्रोमोसोमल डीएनए के, वो यहाँ पे डिसरप्ट होते हैं यानी टूट जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एसडीएस, जो एसडीएस यानी सोडियम डोडाइल सल्फेट, इनका फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए, ओके, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ये एक डिटर्जेंट है जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन का लिसिस करता है और डीनेचर करता है प्रोटीन्स को, ओके। तो हमारे सारे प्रैक्टिकल में हमें फोकस करना है प्लाज्मिड पे, है ना? तो हमें यहाँ पे प्रोटीन्स को निकालना है। तो ये एसडीएस जो है वो क्या करेगा? प्रोटीन्स को डीनेचर करेगा, यानी प्रोटीन्स हमारे पूरे प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट में कहीं इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है अल्कलाइन लिसिस 3। यहाँ पे है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, वाटर एंड पोटेशियम एसिटेट। अभी ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या करता है? हमने जो अल्कलाइन लिसिस 2 में NaOH डाला ना, उसको ये न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है। अलाउिंग प्लाज्मिड डीएनए टू रीनेचर while chromosomal DNA remains denatured। तो यहाँ पे
NaOH की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए थे डीएनए के, क्रोमोसोमल डीएनए के और प्लाज्मिड के, उसमें से क्या होगा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड की वजह से वो NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा और सिर्फ प्लाज्मिड जो है वो फिर से अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, यानी रीनेचर होगा, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स फिर से जुड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोमल डीएनए के नहीं, वो बस वहां पे डीनेचर्ड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, डिग्रेड भी नहीं होगा, यानी पूरा एंजाइम उसे खा भी नहीं डालेगा। हमारा डीएनए, जो सेल का डीएनए है, वो हमारे सैंपल में मौजूद है, वो बस डीनेचर हुआ है। ठीक है, उसके बाद है पोटेशियम एसिटेट। अभी पोटेशियम एसिटेट क्या करेगा, ये प्रेसिपिटेशन का काम करता है। क्या क्या प्रेसिपिटेट करेगा, एसडीएस, प्रोटीन्स, और जो हमारा डीनेचर डीएनए था वो सब कुछ, यानी एसडीएस, ये एक डिटर्जेंट है, वो हमें नहीं चाहिए। उसके बाद जो हमारा डीनेचर डीएनए था वो भी हमें नहीं चाहिए, और प्रोटीन्स जो थे वो भी हमें नहीं चाहिए। तो ये सब कुछ प्रेसिपिटेट होगा और सिर्फ हमारे सोल्यूशन में प्लाज्मिड डीएनए बचा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने हमारा प्लाज्मिड जो है वो रेडी कर लिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम डालेंगे फिनॉल इस टू क्लोरोफॉर्म 1:1 का ये सोल्यूशन होता है। ठीक है, ये भी बनाओ अगर आपको चांस मिलता है तो। ये कैसे बनता है, क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, हम्म। तो जो फिनॉल है ये डीनेचर करता है, रिमूव करता है प्रोटीन। अगर और भी कोई प्रोटीन हमारे सैंपल में प्रेजेंट है तो वो पूरा का पूरा फिनॉल निकालने का मदद करता है, हेल्प करता है। क्लोरोफॉर्म जो है, इट हेल्प्स एक्वियस डीएनए कंटेनिंग जो सोल्यूशन है, एक्वियस यानी पानी वाला जो हिस्सा है, ओके, उसमें वो हमें हेल्प करेगा सेपरेशन के लिए। एंड ऑर्गेनिक फेज एनहांसिंग प्रोटीन रिमूवल, ओके। तो एक्वियस एंड ऑर्गेनिक फेज में जो प्रोटीन्स बचे थे वो भी यहाँ पे निकल जाएंगे हमारे फिनॉल क्लोरोफॉर्म वाले सॉल्यूशन से। उसके बाद आता है आइसोप्रोपेनॉल। ये प्रेसिपिटेट करता है न्यूक्लिक एसिड, ओके। जो हमारा न्यूक्लिक एसिड बचा है वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट होगा बाय रिड्यूसिंग देयर सोल्यूबिलिटी एंड एडिंग डीएनए रिकवरी। अभी हमारा जो प्लाज्मिड था हमारे सोल्यूशन में बचा हुआ, ये जो हमने रेडी किया आइसोलेशन के लिए, वो यहाँ से स्टार्ट होगा प्रेसिपिटेट होने को। ठीक है, यानी वो अभी सोल्यूबल फॉर्म में था, वो अभी उसकी सोल्यूबिलिटी जो थी हमने कम कर दी आइसोप्रोपेनॉल की वजह से, और वो अभी हमें रिकवरी के लिए हेल्प करेगा। उसके बाद आता है 70% इथेनॉल, जो हम यूज़ करते हैं हमारा जो सोल्यूशन है उसे वॉश करने के लिए। जो हमने सॉल्ट्स वगैरह पहले यूज़ किए वो सब निकालने में, इम्प्यूरिटीज निकालने में हमें ये मदद करता है, और सिर्फ हमें प्लाज्मिड डीएनए का पैलेट मिलेगा, यानी प्रेसिपिटेट हो जाएगा जब हम वॉश करेंगे विथ 70% इथेनॉल। ठीक है, और हमें लास्ट में हमारा प्लाज्मिड डीएनए का पैलेट मिलेगा। ठीक है, फिर टीई बफर आता है जिसमें है ट्रिस-सीएल एंड ईडीटीएल। अभी ट्रिस-सीएल क्या करता है, पीएच स्टेबिलिटी मेंटेन करता है और हमारे डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। एक बफर है वो, है कि नहीं, तो उसका रोल ही है कि वो सब ऑस्मोटिक प्रेशर हो या फिर कोई किसी तरह का डैमेज हमारे डीएनए को ना हो। फिर ईडीटीए है जो इनिबिट करता है डीएनएज एक्टिविटी, क्योंकि हम हमारे हाथ यूज करेंगे प्रैक्टिकल में, यहाँ वहाँ टिप्स को हाथ लगता है, एपेंड्रॉफ को हाथ लगता है, तो हमारे हाथ पे भी ये डीएनएज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहीं इंटरफेयर ना करे और डीएनए जो है हमारा, प्लाज्मिड डीएनए जो है वो डिग्रेड ना हो, इसलिए हम यहाँ पर भी ईडीटीए में उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये प्रिजर्व करता है हमारे डीएनए को। तो ये थे सबके रोल्स, ओके, तो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, नोट कर लो और याद भी कर लो। तो चलो अभी चलते हैं प्रोटोकॉल की तरफ। तो अभी हम यहाँ से, आपको मैं बता देती हूँ हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। बैक्टीरियल कल्चर को हम एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडिया में ग्रो करेंगे। ठीक है, यानी प्लाज्मिड एम्प्लीफिकेशन से हमारा प्रोटोकॉल स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी कल्चर आपको आपके कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा वो आप, मतलब इवन आपके प्रोफेसर्स वही देंगे जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ओके। तो आपको वो अच्छे से हैंडल करना है, कहीं कंटेमिनेशन ना हो ये देखो, कहीं वो अ, आपकी गलती की वजह से जो बैक्टीरियल कल्चर है वो मर ना जाए। ठीक है, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर पे
इंक्यूबेट करो, फ्रेश है कि नहीं वो देखो। ओके, हम मोस्टली प्रैक्टिकल्स के लिए 18 आवर्स फ्रेश वाला जो बैक्टीरियल कल्चर है वही ग्रो यूज करते हैं, ठीक है, या फिर ओवरनाइट वाला चलता है। तो बैक्टीरियल कल्चर वाज ग्रोन ओवरनाइट इन 10 ml ऑफ ल्यूरिया बर्टीनी ब्रॉथ। ओके, LB is Luria Bertini broth with antibiotic chloramphenicol containing कॉन्सेंट्रेशन 25 माइक्रोग्राम पर ml, ये कॉन्सेंट्रेशन है क्लोराम्फेनिकॉल का, ठीक है, जो हमने यूज किया था बैक्टीरियल कल्चर को ग्रो करने के लिए। फिर हमने उसे इंक्यूबेट किया 37 डिग्री सेल्सियस अंडर शेकिंग कंडीशन 120 RPM, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसमें से 1.5 ml ऑफ कल्चर जो है वो एपेंड्रॉफ में ले लिया, उसको सेंट्रीफ्यूज कर लिया फॉर 5 मिनट्स एट 4 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ से हमें कोल्ड कंडीशंस मेंटेन करने हैं, ठीक है। फिर हमने डिस्कार्ड किया सुपरनेटेंट, जो पैलेट बचा यानी बैक्टीरियल सेल्स बचे वो हमने ड्राई कर लिए एज पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद वो पैलेट हमने रीसस्पेंड कर लिया फर्स्ट अल्कलाइन लिसिस सोल्यूशन में, जो आइस कोल्ड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है और ट्राई करता है, या फिर उसका जो रोल है वो ये है कि यहाँ पे ही हमारे सेल्स ना मर जाए किसी शॉक की वजह से, ठीक है। इसलिए हम अल्कलाइन लिसिस सोल्यूशन डालते हैं, ठीक है। हम पहले हमारे सेल्स को रीसस्पेंड कर लेते हैं, यानी जो पेलेट बना था नीचे, ठीक है, वो हमारे सेल्स सारे इस सोल्यूशन में मिक्स हो जाए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आप अल्टरनेटिव लाइसोजाइम का यूज कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है। तो लाइसोजाइम्स भी क्या है, सेल्स को रप्चर करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, टू द सेम ट्यूब यू विल नाउ ऐड 200 माइक्रोलीटर्स ऑफ अल्कलाइन लिसिस सोल्यूशन 2। यहाँ पे फिर से सबको मिक्स करना है। अभी मैं यहाँ पे हर एक का रोल नहीं बताने वाली, क्योंकि मैंने आपको पहले ही फर्स्ट स्लाइड में रोल बताया है, ठीक है, हर एक कंपोनेंट का। तो बस मैं यहाँ पे प्रोटोकॉल बता रही हूँ कि यहाँ से हमारा अभी लिसिस धीरे धीरे चालू हो रहा है, ठीक है। सो नाउ मिक्स द कंटेंट्स बाय इन्वर्टिंग द ट्यूब रैपिडली, बहुत रैपिडली फास्ट आपको ट्यूब ऊपर नीचे ऐसे करके मिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद वोर्टेक्स नहीं करना। वोर्टेक्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा जग यानी बहुत ज्यादा सेल हम डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वोर्टेक्सिंग नहीं करना है, बस हल्के हाथ से आपको 20-25 बार आपको ट्यूब जो है वो बहुत फास्ट ऊपर नीचे करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लिसिस जो है ये वो हमारा इस स्टेप से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कीप द ट्यूब ऑन आइस। ओके, हियर यू विल गेट अ क्लियर लाइसेट विथ प्लाज्मिड, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे प्लाज्मिड सोल्यूबल फॉर्म में है, यहाँ पे अभी तक हमारा प्लाज्मिड प्रेसिपिटेट नहीं हुआ है। वो कहाँ से होगा, आफ्टर अल्कलाइन लिसिस 3 सोल्यूशन, ठीक है। हम जब फिनाइल क्लोरोफॉर्म डाल के सारे प्रोटीन्स निकाल देंगे, उसके बाद हमारा आइसोप्रोपेनॉल में प्रेसिपिटेट होता है, याद रखना ये। So after this, add 150 microliters of alkaline lysis solution 3 to the tube. Mix by inverting several times and then store it on 4 to 5 minutes on ice. ठीक है, देखो हम सारी जगह पे हम टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, हम सब कुछ लो टेम्परेचर पे करें, क्योंकि प्लाज्मिड्स का जो प्रेसिपिटेशन है वो यहाँ पे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेंट्रीफ्यूज फॉर 1000 RPM फॉर 5 मिनट्स एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड देन ट्रांसफर द सुपरनेटेंट टू न्यू ट्यूब। अभी हमारा प्लाज्मिड सोल्यूबल था, ठीक है। हम ट्राई कर रहे हैं कि इसमें भी अगर कुछ प्रोटीन्स है डी नेचर हुए हुए या फिर हमारा क्रोमोसोमल डीएनए के कुछ पार्ट्स है, तो वो निकल जाए, इसलिए हम यहाँ से ये जो सुपरनेटेंट है वो दूसरे ट्यूब में लेंगे। फिर से हम वहाँ पे फिनॉल क्लोरोफॉर्म डाल के हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक एक्वियस फेज में से हम सब कुछ जो एसडीएस सॉल्ट्स या फिर जो भी डर्ट था जो कुछ हमारे प्रैक्टिकल में इंटरफेयर करे, जैसे प्रोटीन्स हो गया या फिर क्रोमोसोमल डीएनए के पार्ट्स हो गए, हमें नहीं चाहिए, वो सब यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से एक्वियस अपर लेयर ऑफ द फ्रेश ट्यूब वो हम लेंगे। यहाँ पर भी हमारा प्लाज्मिड अभी भी सोल्यूबल फॉर्म में ही है। नाउ वी विल ऐड आइसोप्रोपेनॉल। ओके, 2 volumes. Okay, precipitate nucleic acid from the supernatant by adding 2 volumes of ethanol at room temperature. यानी आइसोप्रोपेनॉल हम यहाँ पे दो डबल टाइम्स ऑफ द सुपरनेटेंट, अगर सुपरनेटेंट आपका समझो 100 माइक्रोलीटर्स का ही है, तो आप डालोगे 200 माइक्रोलीटर्स ऑफ इथेनॉल या फिर आइसोप्रोपेनॉल, जो आइस कूल टेम्परेचर पे नहीं है, यहाँ पे वो रूम टेम्परेचर का होगा, ठीक है। नाउ दिस विल हेल्प precipitate our plasmid. Mix by vortexing and then allow the
मिक्सचर टू स्टैंड फॉर 2 मिनट्स एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे हमारा न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रेसिपिटेट हो गया। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल अगेन सेंट्रीफ्यूज इट फॉर गिवन कंडीशंस। यहाँ पे देखो हम फिर से टेम्परेचर लो पे ले जा रहे हैं। फिर आप रिमूव करोगे सुपरनेटेंट बाय एस्पिरेशन, यानी हम पाइपेट का यूज करके हम पूरा सुपरनेटेंट जो लिक्विड है वो हम निकाल लेंगे। कीप द ट्यूब इन्वर्टेड, यानी उल्टा कर दो आपका एपेंड ऑफ ट्यूब। ड्राई करने के लिए टैप करो हल्के से पेपर पे, टिश्यू पेपर के, ताकि जो भी लिक्विड सुपरनेटेंट जो भी है वो निकल जाए। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे 1 ml 70% इथेनॉल टू द पैलेट एंड इन्वर्ट द ट्यूब सेवरल टाइम्स। अभी हम फिर से इथेनॉल में हमारा पैलेट जो प्लाज्मिड प्रेसिपिटेट हुआ था वो डिजोल्व करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फिर से सेंट्रीफ्यूज करेंगे। उसके बाद फिर से हम इथेनॉल इवेपोरेट करने के लिए छोड़ देंगे। 2-3 मिनट के लिए हम बस ट्यूब उल्टा कर देंगे, एक्सेस वाला इथेनॉल निकाल लेंगे, फिर से हम ट्यूब ओपन करके इवेपोरेशन के लिए रख देंगे। नाउ यू डिजोल्व द न्यूक्लिक एसिड इन 50 माइक्रोलीटर्स ऑफ टीई बफर। तो ये जो टीई बफर है वो है ट्रिस का बफर है जिसमें ईडीटीए प्रेजेंट है, जो हमारे प्लाज्मिड को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम डीएनएस एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर से वोर्टेक्स कर लिया और ये जो ट्यूब है ये आपका रेडी है फॉर फर्दर स्टडी। ओके, तो ये ट्यूब आप अच्छे से -20 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करो, अच्छे से लेबल कर दो। ठीक है, और अभी हम जाएंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस की लिए। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपका प्लाज्मिड आइसोलेशन जो है वो कवर कर लिया। इलेक्ट्रोफोरेसिस इस प्रैक्टिकल में नहीं है, इसका अलग से वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अभी हमारे वाइवा क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट इज प्लाज्मिड, ये मैंने आपको पहले ही कर दिया है, अभी मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, तो आप पढ़ लेना। ठीक है, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मिड एंड जी डीएनए। जी इज हमारा जीनोमिक डीएनए। तो प्लाज्मिड क्या है, वो मोस्टली बहुत छोटे होते हैं देन आवर क्रोमोसोमल डीएनए। दे आर DS यानी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एसोसिएटेड विथ फ्यू प्रोटीन्स, whereas gDNA is double stranded linear, okay, molecule associated with large proteins. Okay, तो ये difference है। What is difference between protocols for plasmid and DNA isolation? तो मेन जो है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। So the pH for cell lysis in DNA isolation is 7 to 9 बफर। ओके, यहाँ पे जो lysis का जो रेंज है वो है न्यूट्रल से स्लाइटली अल्कलाइन विच डज नॉट डीनेचर द डीएनए, whereas जो पीएच है फॉर प्लाज्मिड आइसोलेशन इज हाईली अल्कलाइन, इट इज 12 to 12.5। इसलिए हमारा क्रोमोसोमल डीएनए यहाँ पे लाइस हो डीनेचर हो जाता है, ना कि हमारा प्लाज्मिड। ठीक है, सॉरी, दोनों भी हमारा यहाँ पे डीनेचर हो जाता है, विच डीनेचर्स बोथ प्लाज्मिड एंड जीडीएनए, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो डिसरप्ट होते हैं वो। ओके, सॉरी। Then, what is the role of components of ALS1? ALS1 के components मैंने बताया, उसका रोल भी बताया। रोल ऑफ components of ALS2 वो भी मैंने डिस्कस किया था। फिर रोल ऑफ components in ALS3 वो भी बताया है। उसके बाद what are different protocols that can be used for plasmid isolation? Okay, alkaline lysis, SDS method एंड बॉइलिंग लिसिस, ये दो मेथड से हम प्लाज्मिड आइसोलेशन के लिए कर सकते हैं। व्हाट इज रोल ऑफ आइसोप्रोपेनॉल, तो वो क्या करता है, रीनेचर करता है ओनली द प्लाज्मिड माइक्रोमोलिक्यूल्स, नॉट द डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स। ओके, ठीक है। देन यूज ऑफ फिनॉल क्लोरोफॉर्म, तो फिनॉल क्लोरोफॉर्म क्या है, डीप्रोटीनाइज सेल एक्सट्रैक्ट बाय प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। ओके, जो पूरा हमारा एक्सट्रैक्ट था उसमें से हम प्रोटीन को हटा रहे हैं बाय यूजिंग फिनॉल क्लोरोफॉर्म। ठीक है, उसके बाद वाई एंटीबायोटिक इज यूज वाइल ग्रोइंग द सेल, क्योंकि हमें प्लाज्मिड को एम्पलीफाई करना है। ठीक है, प्लाज्मिड हमारा हमारा लूज नहीं होना चाहिए, बस हमें उसको एम्पलीफाई करना है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं चाहिए। ठीक है, देन विच डिफरेंट जीन्स डज प्लाज्मिड कैरी, तो प्लाज्मिड बहुत अलग अलग टाइप के जीन्स कैरी करता है। फर्स्ट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, कुछ भी याद ना रहे तो इतना तो आप बता ही सकते हो, विरुलेंस जीन या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, वेरी इजी। ट्रांस जीन है, रिपोर्टर जीन है, एक्सेट्रा। ओके, साइज क्या होता है ऑफ जी डीएनए एंड प्लाज्मिड डीएनए, तो प्लाज्मिड का है 1 to 250 kbp। ओके, एंड जीनोमिक डीएनए का है 130 kbp to 14,000 kbp। ओके,
देन वाई यूज ALS फॉर प्रोटीन आइसोलेशन, हमें अल्कलाइन लिसिस सॉल्यूशंस ही क्यों करने हैं? एट नैरो रेंज ऑफ पीएच क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो डीनेचर्स वाइल प्लाज्मिड डीएनए डज नॉट एज इट इज सुपर कॉइल्ड। तो दिस हेल्प्स टू प्रेसिपिटेट क्रोमोसोमल डीएनए एंड सेपरेट इट। इसलिए मतलब अल्कलाइन लिसिस का जो हमारा पीएच है वो है 12 to 12.5, है कि नहीं? तो वहाँ पे हमारा क्रोमोसोमल डीएनए और असल में तो प्लाज्मिड भी डीनेचर हो जाता है, लेकिन हम बाद में उसको रीनेचर करवा लेते हैं। Then we have why to maintain low temperature while extracting plasmid. So we do this to avoid degradation of plasmid and the gDNA. Okay. Then why to use freshly prepared ALS2 to avoid precipitation and hydrolysis of SDS. Okay. This is what you are going to get the Viva questions. Okay. आपको ये आने ही वाले हैं. Okay. तो याद कर लो. जितने हो सके मैंने आपको यहाँ पे questions दे दिए. तो वाई डू वी यूज आइस कोल्ड इथेनॉल? तो ये हमारा परमिट करता है प्रेसिपिटेशन ऑफ प्लाज्मिड के लिए, ओके, हेल्प करता है यानी प्रेसिपिटेशन ऑफ प्लाज्मिड के लिए। देन व्हाट इज रोल ऑफ टीई बफर? तो टीई बफर का भी मैंने आपको रोल पहले ही बता दिया था कि जो ट्रिस है वो एक्ट करता है एज अ बफर। एडीटीए जो है वो क्या करता है, डाइवेलेंट कटायंस जो है जैसे Mg2+, तो इन्हें ये पकड़ के रखता है ताकि जो डीएनए एंजाइम है जो डीएनए को डिग्रेड करता है वो डिग्रेड ना कर पाए। ठीक है, वो समझो इनएक्टिवेट है काइंड ऑफ। ओके, तो इसके लिए हम टी बफर में हमारा जो प्रेसिपिटेटेड प्लाज्मिड का पैलेट है वो हम उसे टी बफर में रिसस्पेंड करके रखते हैं। ठीक है, एंड वही हम आगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप पूरा प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे पसंद आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। बहुत लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन बहुत ज़रूरी था सब कुछ एक्सप्लेन करना। सो लाइक करना मेरे वीडियोस को, शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, थैंक यू।